ठाकुर, ये हाथ मुझे दे दो, ये हाथ मुझे दे दो। जिंदगी में सामाजिक सरोकार से अगर किसी डॉक्टर को आप देख रहे हैं तो उसमें आर्यन झा का नाम बहुत ही समृद्धशाली रूप से लिया जाता है। डॉक्टर होते हुए भी समाज से बहुत अंदर तक जुड़े रहने की कला कहीं ना कहीं डॉक्टर आर्यन झा को आती है। सर, कुछ ऐसी यादें जो बचपन में अभी भी गांव से जुड़ी हुई है। हम डॉक्टर आर्यन झा, पूरा नाम रघुनंदन झा है, हम सलौना के रहने वाले हैं। हम 3 भाई थे। सबसे बड़े भाई बहुत ही बड़े सामाजिक नेता थे और सीपीआई से जुड़े हुए थे। तो उनको देख करके, उनके उत्साह को देख के या गांव में जो परिवर्तन लाना चाहते थे, उस समय हमारा गांव बहुत गिरा हुआ था, रास्ते बहुत गंदे थे और उनकी जो सफाई अभियान था उसको देखते हुए या समाज के उत्थान के लिए, गांव के उत्थान के लिए जो करना चाहते थे उसको देख करके मैं भी उस अवस्था में इतना उत्साहित हुआ कि मैं भी सीपीआई का एक मेंबर बन गया और सीपीआई के साथ 5 साल तक बहुत ढंग से गुजारा और लीड भी किया प्रखंड बेसिस पर। उस समय हमारी स्थिति बहुत खराब थी। हम पढ़ रहे थे लेकिन भैया, बड़े भाई साहब, वो घर का कुछ देखभाल ठीक से कर नहीं रहे थे, तो हमारे घर की जो आर्थिक स्थिति थी बहुत खराब थी। हम पढ़ने में जो खर्च वगैरह होता था वो हम जुटा नहीं पाते थे और भैया दे नहीं पाते थे। तो उस स्थिति में किसी भी तरह से हमने अपने प्रयास से ग्रेजुएशन किया, अंग्रेजी ऑनर्स लेके खगड़िया कोसी कॉलेज। उसके बाद फिर वहाँ से जब टर्मिनेट होकर घर आए पढ़ाई छोड़ के, तो फिर आगे पढ़ने की कोई बात ही नहीं थी। हम 3 भाई उस समय थे, जो अभी हमारे सबसे बड़े भाई साहब एक्सीडेंटल डेथ हो गया उनका। उसके बाद हम और हमसे जो बड़े भाई मिडिल वाले मझला भैया 2 ही थे। मझला भैया भी सामाजिक स्तर से बहुत बड़े सामाजिक कार्य करता थे। मुखिया रहे 14 साल तक सलौना पंचायत का और नज़दीक के गांव में सकरपुरा ड्योढ़ी है, वहाँ के भोला बाबू थे। तो उनको हरा के इतना साहस गांव वाले के बल पर, समाज के बल पर, जनता के बल पर भोला बाबू ऐसे जमींदार को उन्होंने हराया और उसके बाद 14 साल तक मुखिया रहे सलौना पंचायत का। तो वो भी सामाजिक रूप में कुछ कर नहीं पाए, मतलब घर के लिए अर्निंग कुछ नहीं कर पाते थे। ग्रेजुएशन करने के बाद हम लोग आपस में डिवाइड किए थे कि हम थोड़ा सा बचपन में सामाजिक कार्यकर्ता जो थे ही, इसके साथ साथ हमको खेलने कूदने, एक्सरसाइज करने, लाठी चलाने, भाला चलाने में बहुत मन लगता था और इसलिए हमको गांव के लोग बड़ा ब्लंट कहा करते थे कि ब्लंट लड़का था। एक्चुअली ब्लंट में था नहीं, लेकिन हम किसी के जुल्म को सह नहीं पाते थे। जानना चाहते हैं कि वो ग्रेजुएशन के बाद आप पीएचडी किए, तो वो कैसे हो गया? पीएचडी तक का सफर कैसा रहा आपका? देखिए, मैं पीएचडी नहीं किया हूँ, मैं डॉक्टर बना। तो उस सफर में वही हम कहने वाले थे कि हम लोग के पास खेती उती है, कुछ खेती है, तो खेती देखने वाला कोई नहीं था। तो हमको घर के तरफ से सजेस्ट किया गया कि तुम खेती के ऊपर जाओ और खेती करो, खेती को संभालो। खेती किया और खेती करने के दरमियान में खेत में अपने से हम काम करते थे। मकई का खुट्टी, अरहर का खुट्टी वगैरह तामते थे, अपने से बोझ बनाते थे, ढो के घर पर लाते थे। केतारी का खेती थोड़ा बहुत करते थे, मिर्चाई की खेती करते थे और इसीलिए मेरा डिप्टेशन खेती में किया गया कि हम थोड़ा सा ब्लंट टाइप के थे। हमारे खेत को कोई उजाड़ नहीं सकता था, कोई कुछ कर नहीं सकता था। अकेले हम बहुत बड़े खेत में बड़का मचान पर, 8 मचान उस समय हुआ करता था, जिसमें हम लोग जाके वहाँ पर सोते थे फसल की रखवाली के लिए। उसके बाद एक दिन मेरा दोस्त बहुत करीब का है, मणिशंकर सिंह, जो अभी एरिस्टो का बॉस है पूरे
हिंदुस्तान में उसका अपना एरिस्टो में उसका अपना एक तुति बोलता है। तो वो एक दिन जा रहा था, मेरे खेत के तरफ ही उसका भी खेत था। तो जब हम खेत में काम कर रहे थे, और चूंकि अंग्रेजी ऑनर्स के विद्यार्थी थे, अंग्रेजी खूब बढ़िया बोलना जानते थे, तो वो कहा कि जो मेरा दोस्त था, कहा कि झाजी सब दिन तो यह ढेले फोड़बो हो कि कुछ करबो हो। हम के लिए क्या करेंगे, हमारे पास तो कोई साधन नहीं है, कोई लक्ष्य भी नहीं है मेरे पास, और कुछ करने का कोई अथी भी नहीं है, सुझाव किसी के द्वारा नहीं दिया जा रहा। अतना ही चलिए, सो मेरे साथ चलिए, हम और हमारे बड़े भाई हैं, मतलब मणिशंकर जी बोले कि हमारे बड़े भाई हैं मदन जी, वो और आप, एगो हमारे पिताजी एक छोटी सी कंपनी लाए हैं हिमालयन रेमेडीज करके, तो उसका रिप्रेजेंटेशन वर्क कीजिए। आपको पहनने लिखने ओढ़ने का भी शौक है, हम शुरू से थोड़ा शौकीन थे कपड़ा उपड़ा पहनने का, तो आपका शौक भी पूरा होगा, काम भी बदल जाएगा, ये खेत में जो अभी ढेला फोड़ रहे हैं ये सब नहीं करना पड़ेगा। तो हमको जचने के बाद फिर हम उसमें गए। उसमें जाने के बाद 5-6 महीना के दरमियान में, मतलब इतना गरीब रिप्रेजेंटेटिव थे कि हम साइकिल पर बैग में दवा डाल के और लोगों के पास जाते थे डॉक्टर से मिलने के लिए। और उसमें एक ऐसा डॉक्टर मिलता था हमको कि जो एक धूल लगा हुआ टेबल पर, रोड के किनारे कुर्सी पर धूल जमा हुआ है और बैठा हुआ है, डॉक्टरी करता है, और उसके सामने में हम जाएं, एक अंग्रेजी ऑनर्स का बोनाफाइड विद्यार्थी हो के, हमको बहुत कैसदन बुझाया कि इसके सामने में हम अब ये कहने के लिए, इसका खुशामद करने के लिए जाएं कि आप मेरी दवा लिखिए, ये हमसे संभव नहीं होगा। 6 महीने के बाद हमने अपना झोला झपटा लेके, और जो बॉस थे मणिशंकर जी के पिताजी के, वो उनको कहे कि हमसे ये सब नहीं पार लगेगा, तो हमको छोड़िए। और उसी समय हमने मेड अप माई माइंड टू बी ए डॉक्टर। मैंने पक्का इरादा किया कि हमको एक डॉक्टर बनना है। लेकिन चूंकि आर्ट के विद्यार्थी थे तो MBBS वगैरह में ट्राई के बाद भी नहीं हो पाता, तो हम कोशिश करने लगे कि किसी भी तरह BAMS करें। और BAMS करने के दरमियान में बेगूसराय आयुर्वेद कॉलेज में कई बार उनके वहाँ के प्रिंसिपल से जाके मिले। वो वहाँ चूँकि सीट फुल हो गया था, कोई जगह नहीं थी, हमको उसी साल एडमिशन लेना था। यहाँ तक कि हम सोच रखे थे कि अगर BAMS में एडमिशन नहीं होगा तो कम से कम DHMS होम्योपैथ का भी डॉक्टर बनेंगे, लेकिन बनेंगे डॉक्टर। तो उस दरमियान में उन्होंने सुझाव दिया, बेगूसराय आयुर्वेद कॉलेज के प्रिंसिपल ने, कि आप जाइए, मोतिहारी में एक सीट खाली है, वहाँ आपका हो जाए। शाम में बातचीत हो रही थी और मैंने आग्रह किया प्रिंसिपल साहब से कि मेरा डॉक्यूमेंट सब आपके यहाँ है, हम जाएंगे कैसे, आज रात में जाना है हमको। कहा जी आप घबराइए नहीं, हम चपरासी को बुलाते हैं और आपका डॉक्यूमेंट सब निकलवा देते। और उसने डॉक्यूमेंट्स वगैरह चपरासी को बुलवा के निकलवा दिया। हम उसी रात गए वहाँ गए मोतिहारी में जाके कॉलेज में जाके पता किए, कहा जी हाँ एडमिशन हो जाएगा। मेरे पास उसमें 1200 रुपया था, 1200 रुपया वहाँ एडमिशन में लगा भी। तो 1200 रुपया एडमिशन में लगा, एडमिशन लेके फिर उसी रात वहाँ से हमको इतनी खुशी मिली, उस रात इतनी खुशी मिली कि जो कुछ पैसा बचा हुआ था उसमें हम एक रॉक्सी सिनेमा हॉल में जाके सिनेमा देखा चौथोली चौक पर। और उसके बाद फिर रात गाड़ी से वहाँ से 3 बजे से सुबह फिर घर पहुँचे। तो हमारे मझला भैया कहते हैं कि क्या हुआ रे, नहीं हुआ एडमिशन? तो हमारी आवाज़ रुन गई थी खुशी में। हम इतना कर सके कि रसीद लाके उनको दिखाए कि देखिए मेरा एडमिशन हो गया है। और वहाँ से फिर हमको सेकंड मैसेज आएगा कि कब से क्लास शुरू होगा। तो वहाँ हम इस तरह से 8 साल का कोर्स था उसमें BAMS। एक प्री आयुर्वेद करके था 1 साल का, जो यूनिवर्सिटी में एग्जाम देके पास करना होता था। फिर BAMS सेकेंड था 2 साल का, वो भी प्री यूनिवर्सिटी परीक्षा के से पास होना था। एक BAMS सेकेंड था 1 साल का, वो भी BAMS वो यूनिवर्सिटी से परीक्षा से ही पास करना था। और BAMS फाइनल था, वो भी 2 साल का था, वो भी यूनिवर्सिटी परीक्षा से ही पास करना था। मतलब कि पूरे BAMS 6 यूनिवर्सिटी परीक्षा पास करने के बाद 6.5 साल। और 6.5 साल के बाद प्रत्येक यूनिवर्सिटी परीक्षा में 2, 4, 5, 6 महीने का रिजल्ट लेके तो लेट लगना ही होता है।
एवं प्रकार 8 साल का कोर्स रेगुलर, और चूंकि उत्साहित थे तो पढ़ते भी थे। हम रेगुलर पास करते गए। रेगुलर पास करने के बाद हम जब यहाँ आए तो बखरी बाजार में देखे कि एक नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर जो जीएमएस झूठ मूठ का लिखता था, और वह सर्जरी कहीं से थोड़ा बहुत सीख के अपेंडिक्स हाइड्रोसील वगैरह करता था। उससे हम मिले तो लगा कि मैट्रिक पास भी नहीं है और इसकी डिग्री जीएमएस वाली जो है वह भी गलत थी। और वह शख्स जब इतना कर सकता है, बखरी में तहलका मचा सकता है, वहाँ उस समय हॉस्पिटल में एक भी डॉक्टर नहीं था जो हाइड्रोसील भी करता। उसको देख करके हम इतना ज़्यादा अपने आप को कहे कि हम क्यों नहीं सर्जन बन सकते हैं। तो हम डॉक्टर राय के यहाँ बेगूसराय में ट्राई किया। डॉक्टर एमएन राय से गए मिलने के लिए। पहले बार कहे झाजी आपका उम्र तो थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो आप क्या सर एमएन राय के साथ कुछ ऐसी घटनाएं नहीं है, तो उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं जो अभी भी जहन में हो? तो गए वही कर रहे हैं। तो उस समय राय जी बोले कि ज़्यादा उम्र हो गया है झाजी आपका, आप कितना सीखिएगा। तो फिर भी हम नहीं माने। हम कहे सर हमको चांस दिया जाए। तो उसके बाद फिर गए तब कहे कि ठीक है आ जाइए। जब वहाँ गए तो राय जी हमारे बड़े भाई साहब के एक दोस्त थे, डॉक्टर सीपी सिन्हा, जो अमेरिका में रहते थे। वह एमएन राय का क्लास फेलो निकले। तो जब उनकी चर्चा किए ना, तब वो वहाँ से फ़ोन किए सीपी सिन्हा कि मेरा एक छोटा भाई तुम्हारे यहाँ है। एमएन राय को फ़ोन किए, मेरा एक छोटा भाई तुम्हारे यहाँ है और उस पर तुम ध्यान दो, वो जो सीखना चाहे सो सिखाओ। तब एमएन राय बहुत ज़्यादा ध्यान हम पर देने लगे। किताब खरीद के अपने पैसे से देते थे। कहते थे झा इसको तुम पढ़ो और हम पूछेंगे सुनाओ। एवं प्रकार हम 18 घंटा उनके क्लिनिक में 6 साल तक समय दिए। और उसके बाद एक सर्जन के रूप में हम अपने आप को परिवर्तित कर लिया। यहाँ तक कि हमारा भैगना डॉक्टर जो अभी देहांत हो गया था उनका, अभी फिलहाल कोरोना के वजह से, डॉक्टर ए.के. पाठक, वो जब एमएस करके आए तो उस समय भी वो पेट खोलने में हिचकिचाते थे। तो हम ही कहते थे कि तुम करो, हम खड़ा हैं, तुम डरो मत, हम हैं खड़ा। तो नहीं मामा से तो ही आओ, तो ही करो, तो करते थे। उतने बड़े सर्जन के रूप में हम परिवर्तित कर लिए अपने आप को। एवं इस तरह से हम 90 में फिर बेगूसराय छोड़ करके अपने यहाँ आए। और जब तक वहाँ थे हम, तब तक साइकिल से प्रत्येक शनिवार को जाते थे। बेगूसराय का रोड भी खराब था, उभर खाबर रोड़ा बैठा हुआ था। ये पिच वगैरह कहाँ से था, दोनों तरफ गाछी था। उसमें हम लोग शनिवार को वहाँ से आते थे, रविवार के रह करके, और फिर सोमवार को साइकिल से ही जाते थे उनके क्लिनिक। रहने के लिए डेरा नहीं था, तो हम कुछ दिन अपने चचेरे भाई के डेरा में रह करके उसी का खा के उनके यहाँ रहते थे। बाद में हम देखे कि एमएन राय जब हमारे काम से खुश हुए, तो कहे जहाँ जी कहाँ रहते हैं आप? तो हम कहे जैसे से रहते हैं। तो नहीं, बढ़िया डेरा लीजिए, पैसा हम देंगे जो खर्च होगा। हम के लिए कहे जब तब तक मेरा बड़ा लड़का सुमन वगैरह जन्म ले लिया था, इसको पढ़ाने लिखाने का भी खर्च हमको नहीं हो रहा था। दूसरा लड़का भी जन्म ले लिया था जो अभी आप लोगों के सामने एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में है, रमन। उसी बेगूसराय में ही पढ़ाया उसको बीपी स्कूल में। किसी तरह से वहाँ 90 में जब अपना क्लिनिक शुरू किए तो मेरा भेगना पाठक जी भी हमको साथ दिए, और उसके बाद मेरी क्लिनिक अच्छे ढंग से चलने लगा। अच्छा, जब आप सर क्लिनिक खोले तो उस समय कैसा यहाँ का रुझान था बखरी? इसलिए कि हमारे प्रति तो पहले से लोग जानते थे ना कि ये डॉक्टर साहब रहते हैं एमएन राय के यहाँ। तो एमएन राय इतना फेमस है, बखरी में भी सब लोग जानते थे उसको। तो हम एमएन राय के यहाँ थे, काम कर रहे हैं एज ए डॉक्टर, असिस्टेंट डॉक्टर। यही रुझान बहुत बखरी में काम आया। जब यहाँ आए तो लोग हमारे यहाँ स्वतः आना शुरू कर दिए, और उसमें 4 चांद लग गया। तब जब डॉक्टर ए.के. पाठक हमारे यहाँ सप्ताह में एक बार आने लगा, मैंने बखरी की सारी क्लिनिक बंद हो गई। डीएस सिंह जिसको देख करके हम सर्जन बनने का एक प्रण लिया था, वो अभी बखरी छोड़ के चला गया। सर, आपके बारे में बहुत कुछ चर्चाएं कि आप नाटक में भी बहुत अच्छा रोल करते थे, तो कुछ ऐसी नाटक की यादें साझा करेंगे हम लोग? हाँ,
अभिनय से हमको शौक था बहुत ज़्यादा, अभिनय से बहुत ज़्यादा शौक था। ऐसे तो हमारा परिवार कलाकार कला से जुड़ा हुआ है, हमारे बड़े भाई सब भी अभिनय से जुड़े हुए थे, बांसुरी बजाते थे। हमारे मझला भैया भी पेंटिंग से बहुत बड़े शौक रखते थे, वो भी बैंजो बजाते थे। उन्हीं की बांसुरी वगैरह जो था ना वो रखा हुआ था, हम चुरा के फूकते फूकते थोड़ा बहुत हम भी बजाना शुरू किए। तो वही मणिशंकर जो हमको ले गया था रिप्रेजेंटेशन वर्क के लिए, उनके सहायता से हम बखरी में कई स्टेज किए, हम लगता है कि 50 स्टेज किए होंगे। उसमें सबसे ज़्यादा यादगार रहा शोले। शोले में मणिशंकर गब्बर का रोल किया था और हम ठाकुर का रोल किए थे, और मेरा एक दोस्त कमल कुमार सिंह बखरी के ही जो अभी अंत कर गए, वो भीरू का रोल करते थे, धर्मेंद्र का। वो ड्रामा इतनी हिट हुई कि दूर दूर से लोग आते थे फरमाइश करने के लिए कि एक दिन मेरे यहाँ आके खेल दीजिए, एक दिन मेरे यहाँ आके खेल दीजिए। और हम लोग जब दुर्गा पूजा में खेलते थे चैरिटी शो, तो उस समय 25 रुपये का अपना कीमत होता था, और उस चैरिटी शो का टिकट का चार्ज था 25 रुपया। वो 3 शो खेलना पड़ता था, इतना डिमांड था उस शो में। अच्छा, एक डायलॉग सर शोले का जो अभी जहन में हो, ठाकुर के जहन में हो। मुझे तो उन्हें याद नहीं है, बहुत दिन हो गया, लेकिन उसमें एक था कि गब्बर जब हमको पकड़ लिया था, और गब्बर को पकड़े थे हम शुरू में, जब ट्रेन में डकैती वगैरह हो रहा था ना, तो उस समय उसके पहले ही गब्बर को हम लोग पकड़े थे और पकड़ के जेल में डाले थे जिस हाथ से। जब हम पकड़ा गए तो हमको कहा गब्बर के, ठाकुर ये हाथ मुझे दे दो, ये हाथ मुझे दे दो। तो उस पर हम सिर्फ इतना ही कह पाए थे कि नहीं, ये हाथ किसी भी हालत में नहीं दूंगा गब्बर। और जब गब्बर को पकड़ने के लिए वो भीरू वगैरह आया, मारा, पकड़ लिया, तो मेरे हाथ दोनों कट चुके थे और गब्बर मेरे सामने में गिरा हुआ था। तो गब्बर कहा था कि ठाकुर अब तुम्हारे हाथ कहाँ है, अब तुम कैसे हमको मार सकते हो? तो हम बोले थे गब्बर मेरे पैर ही तुम्हारे लिए काफी है, मेरा पैर ही, तुम सांप को कुचलने के लिए हाथ की आवश्यकता नहीं, पैर की आवश्यकता होती है, और मेरे पैर अभी शक्तिशाली है। सर, आपके बारे में सर्जन होकर बांसुरी, ये एक बड़ा अजीबो गरीब रिश्ता लगता है, तो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आप बांसुरी बजाकर भी कोई धुन सुना दें। बांसुरी बजाते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा वादक तो हम नहीं हैं, थोड़ा बहुत गीत उत बजा लेते हैं। हम एक स्तुति आपके सामने दुर्गा की कर रहे हैं बांसुरी पर है। जय जय भैरवी असुर भयावनी।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, ऐसा कोई संदेश जो बेगूसराय वासी के लिए, बखरी वासी के लिए आप कहना चाहते हैं? देखिए, जो समय है, इस समय में सबसे पहला संदेश ये देते हैं हम कि लोगों को गुणवान होना चाहिए, कलाकार भी होना चाहिए, अर्जन करने की कैपेसिटी भी रहनी चाहिए, ताकि आप अपने बाल बच्चों को पढ़ा सकें। इतना नहीं कि आप करोड़पति और अरबपति बनने के पक्ष में रहें, लेकिन इतना तो जरूर होना चाहिए कि आप अपने परिवार का साधारण मध्यम वर्गीय ढंग का मेंटेन तो जरूर कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप फ्री हैं आप सब कार्य करने के लिए, खास करके समाज की सेवा करने के लिए। आप सामाजिक भी बनो, समाज की सेवा भी करो और खुद की सेवा भी करो। ये संदेश हम देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद। आप लोगों ने जानी आर्यन झा की कहानी, उनकी जुबानी। बखरी में अगर सर्जन में अभी बहुत पुराने सर्जन में किन्हीं का नाम है तो आर्यन झा का नाम बहुत ही सम्मानित रूप से लिया जाता है। इतना कीमती समय दिए इनके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कवि नीलेश, कैमरामैन निरंजन के साथ।